हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखने जा रहे हैं सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के पेपर को, जो कि 2025 में पूछा गया था। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के कंसेप्ट बिल्डिंग में और अंडरस्टैंड करने के लिए कि किस तरह के पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह के नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने चाहिए और कितने सारे क्वेश्चन जो कि है जो आपके लॉजिक के बेसिस पे, जी हाँ, यानी कि लॉजिक के बेसिस पे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी सभी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। मैं आंचल बर्नवाल आपको ये चीज़ें समझाने जा रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर, अगर आपका हिंदी मोड है तो आप हिंदी में पढ़ सकते हैं, लेकिन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इन द इंग्लिश लैंग्वेज ऑल्सो। द फर्स्ट क्वेश्चन हेयर यू कैन सी इज, इट इज आस्क्ड अबाउट विथ रेफरेंस टू इन्वेस्टमेंट कंसीडर द फॉलोइंग, यानी इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से आपको बताना है। यानी मेन यहाँ पे कीवर्ड आपका क्या है? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आपको बताया गया है हाउ मेनी अबव स्टेटमेंट और अबव आर रिलेटेड विद अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट। देखिए, यहाँ पर जो कीवर्ड है वो क्या है? अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड का मतलब कि आप जैसे नाम ही क्लियर हो रहा है कि ये अल्टरनेट बेसिस पे होगा, यानी कि ये हर समय रेगुलर वे पे इसको नहीं लिया जाएगा। ये अल्टरनेटिव है, जैसे बोला नहीं जाता है कि कोई एक सामान का अल्टरनेटिव हो सकता है दूसरा सामान, तो उसी तरह से आप समझ सकते हैं कि शायद इसका अल्टरनेटिव करके कुछ पार्ट होगा। अगर आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है तो, और अगर इफ यू नो अबाउट द व्हाट इज अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, दैट इट इज देन इट इज गुड फॉर यू। अगर मेरी कंडीशन में मुझे पता नहीं अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड क्या है एग्जाम्पल के लिए, तो फिर आप एक एज अ नॉर्मल पर्सन आप क्या टिक करिएगा? बॉन्ड्स। तो आपको पता है कि बॉन्ड्स क्या होता है? एक नॉर्मल पेपर होता है जिसमें हम लोग नंबर ऑफ अमाउंट लिखा रहता है, टाइम पीरियड लिखा रहता है, पीरियड ऑफ इंटरेस्ट लिखा रहता है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने रेट पे वो मिलने जा रहा है, और वहाँ पे सिग्नेचर होता है। ठीक है, तो ये नॉर्मल बॉन्ड होता है। आपने अक्सर सुना होगा कि बॉन्ड्स में सब लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि अल्टरनेटिव में नहीं काउंट हो पा रहा है। स्टॉक्स क्या है? स्टॉक्स आप देख सकते हैं कि ये सेकेंडरी मार्केट का एस्पेक्ट है। सेकेंडरी मार्केट जो है उसको ही हम लोग क्या कहते हैं? स्टॉक मार्केट के नाम से जानते हैं, जो कि सेबी रेगुलेट करता है, आपका सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सेबी की रेगुलेशन में वो आता है। आपको पता होगा कि एक फाइनेंशियल मार्केट होता है, एक मनी मार्केट होता है। उसी तरह जो स्टॉक्स है वो आप समझ सकते हैं कि जो वो भी आपका रेगुलर बेसिस पे जो है वो किया जाने वाला इन्वेस्टमेंट है, तो वो भी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट में काउंट नहीं होगा, तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। अगर हम इसे एलिमिनेट करें तो आप यहाँ एलिमिनेशन तो नहीं यूज हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे ओनली वन ओनली टू इस तरह का क्वेश्चन है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि सेकेंड ऑप्शन इसका जो है वो हैज फंड। हेज फंड जो है होता है स्टूडेंट्स, वो म्यूचुअल फंड्स की तरह ही होता है। म्यूचुअल फंड्स आपने सुना होगा कि आपसे वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो शेयर मार्केट में नहीं करवाता, लेकिन वो इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपका हो रहा है इन द शेयर मार्केट ऑल्सो। तो हेज फंड आपका न्यूली वर्ड है, तो ये अल्टरनेटिव हो सकता है। वेंचर कैपिटल यानी किसी भी थिंग से रिलेटेड कैपिटल होता है, जैसे सोशल वेंचर बोलते हैं हम लोग, या फिर इकोनॉमिक वेंचर बोलते हैं, या एनवायरमेंटल वेंचर कैपिटल, यानी कि एक फिक्स कोई भी चीज़ों के लिए वेंचर अगर लिया जाए तो वो वेंचर कैपिटल कहलाता है। तो इसके कंसेप्ट पे अगर हम देखना चाहें तो इसका करेक्ट आंसर होगा द ऑप्शन नंबर बी। नाउ लेट्स मूव द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे बताना है कि ऐसा कौन सा सोर्स है जो कि आरबीआई के इनकम के रूप में काम करता है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज आर यूज फॉर द इनकम ऑफ आरबीआई। यहाँ पर आप सबसे पहला आप देख सकते हैं कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स। आपको पता होगा कि जब भी इन्फ्लेशन आता है, इन्फ्लेशन के समय में आरबीआई क्या करती है? चाहे तो वो गवर्नमेंट से पब्लिक को गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करेगी, और पब्लिक से जो मनी है जो एक्सट्रैक्ट वो करेगी, है ना। यानी मनी एक्सट्रैक्ट करके वो क्या करेगी कि मार्केट में मनी का जो क्वांटिटी है या सरप्लस मनी है उसको इंश्योर करेगी कि वो रेगुलेट करे। तो यस, वो हो सकता है कि बाइंग और सेलिंग से अपने गवर्नमेंट बॉन्ड को करने पर आरबीआई जो है वो अपनी इनकम को जनरेट कर सकता है। सेकेंड क्वेश्चन है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फॉरेन करेंसी। ये भी आपका इंश्योरिटी करता है कि अगर हम $1 खरीदते हैं, अगर $1 की कीमत एग्जाम्पल के लिए अगर 85 रुपीज़ है, तो उसमें से कुछ परसेंटेज ऑफ चार्ज जो है वो आरबीआई अपने अकाउंट पे रखती है, तब जब भी हम लोग डॉलर को इसमें जो है वो कन्वर्ट कराते हैं रुपीस में। तो ये भी आपका सोर्स हो सकता है। नेक्स्ट है पेंशन फंड मैनेजमेंट। ये मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है, इसको छोड़ देते हैं। लेंडिंग टू प्राइवेट कंपनी, यानी कि प्राइवेट कंपनीज को लेंड करना, तो क्या ये हो सकता है? तो ये भी आपका थोड़ा डाउटफुल है, क्योंकि अगर हम प्राइवेट कंपनीज को कुछ चीजें लेंड कर रहे हैं, उधार में दे रहे हैं, तो क्या गारंटी है कि उससे मेरी कमाई हो सकता है कि वो कंपनी लॉस में चले जाए, है ना। लॉस में चले जाए तो उसे तो और मेरा नुकसान ही हो रहा है। तो ये कंसेप्ट भी मैं यहाँ पे नेगलेक्ट करूंगी, इसे हम यहाँ पे नहीं मानेंगे।
5 प्रिंटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करेंसी नोट्स, यानी कि अगर हम लोग प्रिंट कर रहे हैं या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं करेंसी को, तो ये हो सकता है, बिल्कुल। इस ऑप्शन को अगर हम देखना चाहें, अगर हम 3 और 4 एलिमिनेट करें, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेकेंड क्वेश्चन एलिमिनेट हो गया, थर्ड क्वेश्चन भी एलिमिनेट हो गया, है ना। और सेकेंड और फोर, यहाँ पे 1 और 2 यहाँ भी है और यहाँ पर भी 1 और 2 है, लेकिन 5 जो है वो बिल्कुल सही है, तो इस कारण से हम ऑप्शन चुनेंगे डी। आप चाहे तो देखिए, एलिमिनेशन इसमें जो है वो बोला जाता है कि हट चुका है, लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता कि ऐसा हुआ है, क्योंकि अगर बेसिक कोर कंसेप्ट आपको क्लियर है, तो आप उसे एलिमिनेशन के टेक्निक से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में देखिए, ये क्वेश्चन ऐसा है जो कि अगर कोई नॉर्मल स्टूडेंट पढ़ के जाता है तो इतना डिटेल में नहीं पढ़ता है, वो इसे छोड़ने वाले क्वेश्चन होते हैं ना, कुछ कुछ ऐसा क्वेश्चन होते हैं जो पूरे पेपर में छोड़ देने वाले होते हैं, ये उनमें से एक है। अगर हम इसे सॉल्व करना चाहें तो अगर किसी को पता होगा, तो चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा होगा, उसके कुछ फंक्शन हमेशा याद रखिएगा कि सम जो होता है वो एक नॉर्मल वर्ड है। सम कभी भी लिखा आ गया तो मैक्सिमम केसेस में वो जो ऑप्शंस है वो सही ही माने जाते हैं, क्योंकि हो सकता है कुछ तो एरिया होता होगा उसका काम करने का, तो इस कारण से हम लोग इसको देख सकते हैं। अगर हम इसके आंसर की बात करें, तो डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट जो है वो इंटरनल सिक्योरिटी डिवीजन यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में आता है। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम लोग हाल ही फिलहाल ईडी के केसेस को देखे हैं जो कि बहुत ज्यादा ट्रिगर हुए हैं इन द बेसिक रीजन, है ना। मैं जहाँ रहती हूँ रांची, वहां पर भी ऐसे केसेस को देखने को ज्यादा मिलते हैं। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है, ये आपका गलत है। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हेड नहीं करता है, इसे हेड करने वाले सीबीआईसी है। कौन है? सीबीआईसी। तो इस ऑप्शन को हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। डायरेक्टरेट ऑफ जनरल सिस्टम एंड डाटा मैनेजमेंट, यानी कि डाटा मैनेजमेंट जो कि रेगुलेट करता है, ये कैरिंग करते हैं बिग डेटा एनालिटिक्स को, एसेस करता है टेक्स को, ऑफिसर और बेटर, ताकि पॉलिसीज कैसी हो, बेटर हो, और नेविंग ऑफ एक्स इन्वेडर, यानी जो जो टैक्स इवेडर है उसे हम लोग रोक सके। तो इसके कंसेप्ट में अगर हम देखना चाहें तो क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, तो ये बिल्कुल सही है, यानी इस कंसेप्ट में इस क्वेश्चन का आंसर होता है option number B, only two. Now let's move the question number 4. The RBI of India mandated all the listed company to India to submit. The here you can see the extreme word that is all. हमेशा याद रखिएगा, मैं एक वीडियो लेकर के आऊंगी, उसमें मैं आपको बताऊंगी। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। जितना ज़्यादा कमेंट होगा मैं उतना ज़्यादा आपको उस वीडियो को इंश्योर करवाऊंगी। उसमें मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या नेगेटिव वर्ड होते हैं यूपीएससी में, क्या क्या पॉजिटिव वर्ड होता है। नेगेटिव पॉजिटिव किस सेंस में है? नेगेटिव वर्ड इस कारण से क्योंकि उनके जो रॉन्ग होने के चांसेस जो है वो सबसे ज्यादा होते हैं। पॉजिटिव वर्ड इस कारण से क्योंकि उनके राइट होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। तो इस तरह से हम आपको एक सीरीज में बनाएंगे एक सीरीज, उसमें हम आपको बताऊंगी। अगर मैं इस क्वेश्चन का बात करूं, तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आरबीआई ने क्या यहाँ पर बताया है कि उन्होंने मैंडेट किया है ऑल द लिस्टेड कंपनी, जो कि ये सरासर गलत है। ऑल द लिस्टेड कंपनी ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि सारे लिस्टेड कंपनी को अगर आरबीआई मैंडेट कर देता है कि इस तरह से रिपोर्ट करना है, तो बहुत सारी कंपनी तो हाई प्रॉफिट में जा रही है, बहुत सारी कंपनी तो जिसका अभी मतलब उतना हुआ ही नहीं है प्रॉफिट मेकिंग इंश्योरेंस, तो फिर उस तरह से नहीं हो सकता है। ये टॉप 1000 कंपनी के लिए है, बेसिकली ये टॉप 1000 कंपनी के लिए आया हुआ था, जिसमें आरबीआई ने मैंडेट किया था कि उन्हें सस्टेनेबिलिटी और रिपोर्ट को जो है वो इंश्योर करवाना है। तो इस कारण से ये जो ऑप्शन होता है आपका, ये जो ऑप्शन है ये बिल्कुल गलत है ना। ये जो क्वेश्चन स्टेटमेंट बताया है ये आपका गलत हो गया। अगर इस तरह से हम लोग एलिमिनेट करना चाहे तो ये आपका गलत हो गया, 1 नंबर गलत है। अब देखते हैं 2। इन इंडिया कंपनी सबमिटिंग BRSR यानी बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी सस्टेनेबल रिपोर्ट मेक डिस्क्लोजर इन द रिपोर्ट दैट आर लार्जली नॉन फाइनेंशियल इन नेचर, यानी कि इसमें सबसे ज्यादा हम लोग किसको इंश्योर करते हैं? नॉन फाइनेंशियल नेचर रिपोर्ट्स को। जैसे कि आप नाम ही यहाँ पर देख सकते हैं कि सस्टेनेबिलिटी जो रिपोर्ट है वो खुद ही आपका एक नॉन फाइनेंशियल नेचर का दिखा रहा है, क्योंकि किस तरह से हम लोग जो है वो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स या फिर रिस्पॉन्सिबल वे में सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर करें। तो ये बिल्कुल आपका सही है, यानी ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। The question number 5, let's move. The question number 5 here, the statement based question is given. The first statement here you can see that in India, income from allied agriculture activities like poultry farming and owl rearing in rural area is exempted from any tax. ये जो ऑप्शन है फिर से आप देख सकते हैं एनी, ये भी आपका क्या है? एक नेगेटिव वर्ड। क्या है? नेगेटिव।
इस कारण से हम इस ऑप्शन को करते हैं रॉन्ग। In India, rural agricultural land is not considered a capital asset under the provision of the Income Tax Act 1967। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हम लोग जो है वो रूरल एग्रीकल्चर टैक्स में इसे काउंट नहीं करते, क्योंकि ये इनकम टैक्स प्रोविजन से बाहर आती। इस तरह से अगर हम देखना चाहें तो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। The option C, question number C, here you can see India has joined the Mineral Security Partnership as a member। देखिए ये कॉमन स्टेटमेंट है, कॉमन स्टेटमेंट के करेक्ट होने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं, तो इसे हम करेक्ट ही समझेंगे। India is a resource rich country in all here you can see the next keyword you can able to eliminate by the elimination power। यहाँ पर अब फिर से आप देख सकते हैं, जैसा मैंने आपको कहा कि ये कीवर्ड जो है ये आपको इसमें क्वेश्चन पूरे क्वेश्चन को पूरे स्टेटमेंट को ही आपका क्या कर देता है, रॉन्ग कर देता है। क्यों? क्योंकि इंडिया में क्रिटिकल मिनरल्स का तो शॉर्टेज है, तभी तो वो चाइना पे निर्भर है, तभी तो वो रशिया पे निर्भर है, तभी तो बाकी जो कंट्रीज है उन पे निर्भर है। क्रिटिकल मिनरल्स के शॉर्टेज के कारण ही तो जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, ये सभी चीजें, सेमीकंडक्टर, ये सभी चीजें जो है वो चाइना और ये सभी यूएसए वगैरह जितने भी कंट्री है उनसे इंडिया एक्सपोर्ट करता है। इस कारण से ये ऑप्शन जो है सरासर गलत माना जाएगा। पार्लियामेंट 2023 एज अमेंडेड मिनरल्स एंड माइंस, या ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि माइंस एंड मिनरल्स रेगुलेशन में जो है वो हाल ही फिलहाल पार्लियामेंट ने 2023 में अमेंडमेंट किया था, ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एक्सक्लूसिवली ऑक्शन कर सके, माइनिंग लीज पे दे सके और कंपोजिट लाइसेंस कर सके फॉर अ सर्टेन क्रिटिकल मिनरल। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि कोई भी कंट्री जो है वो अपने क्रिटिकल मिनरल्स को एक्सेस करने के लिए थोड़ा सा ओपन डोर पॉलिसी तो लगाएगी ही, ताकि जो है वो उनके मिनरल्स एक्सेस में कभी भी ज्यादा ज्यादा खामी या फिर ज्यादा वो ना हो। अगर आप यहाँ पे देखें तो हम ऑप्शन 2 को रॉन्ग करते हैं, तो ऑप्शन 2 यहाँ भी गलत, ऑप्शन 2 यहाँ भी गलत, ऑप्शन 2 यहाँ भी गलत। तो 2 के एलिमिनेशन से ही आप यहाँ पर करेक्ट आंसर में पहुंच जाइएगा, तो ऑप्शन नंबर सी। Here you can see the Hindi version also. Now let's move the question number 7. It is also a statement based question. As regard return from any investment in a company, generally bondholder are considered to be relatively at lower risk than a stockholder। ये बिल्कुल सही है क्वेश्चन, ये बिल्कुल सही ही स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि देखिए एक जो पर्सन है वो बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहा है। अब बॉन्ड्स जो है वो इशू मेजरली जो है वो जो पीपल है वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहा है। अब बॉन्ड क्या है? हाँ, वो आपको इन्फ्लेशन एडजस्ट करके नहीं देता है ना, लेकिन इसका जो टाइम पीरियड है, इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो चेंज नहीं होता। ये क्या होता है? स्टेटिक होता है ना, स्टेटिक होता है। लेकिन अगर हम उसी के अगेंस्ट में बोले जाए, अगर जैसे कि एग्जांपल के लिए बॉन्ड्स में अगर कंट्री में जो है वो इन्फ्लेशन आ गया, अगर उसमें पहले बॉन्ड का प्राइस जो था वो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर रखा गया, जस्ट टेक एन एग्जांपल 10% पर, भले यहाँ पर जो है वो इन्फ्लेशन आ जाए, भले कंट्री का जो है वो इन्फ्लेशन से वो गुजर रहा है, लेकिन तब भी जब टाइम पीरियड कंप्लीट होगा तो बॉन्ड होल्डर को 10% मिल ही जाएगा। मतलब एक फिक्स जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो उसको जो है वो प्राप्त हो जाएगा। लेकिन स्टॉक होल्डर का अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा कि मैक्स बहुत सारे लोग अभी जो है वो बॉन्ड जो मार्केट है, मनी मार्केट, उसमें बहुत ज्यादा लोग इन्वेस्ट करते हैं। क्यों? स्टॉक मार्केट में क्यों लोग इन्वेस्ट करते हैं? क्योंकि उसमें हाई रिटर्न्स, हाई प्रॉफिट ऐसा होता है। हाँ, कंपैरिजन टू लॉस भी ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू बॉन्ड्स, एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट इशूज का थिंग्स। बट स्टॉक जो होल्डर है उसमें क्या करते हैं कि वो एक स्टॉक खरीद लेते हैं, यानी वो कहीं ना कहीं कंपनी का एक मेंबर की तरह काम करने लगता है। समझे? तो इस कारण से अब आप समझिए कि मैंने कंपनी खड़ा की, ठीक है, एबीसी कोई कंपनी है, इस कंपनी में जो है मैंने स्टॉक लगाया है और इस कंपनी को मेरा जो है वो अराउंड 15% से प्रॉफिट चल रहा है, अराउंड 15% से ये प्रॉफिट में, ठीक है, मेरी कंपनी। बट कुछ समय के बाद, जैसे एग्जांपल के लिए एक पीरियड आया कोविड, है ना, कोविड आया, सभी में जो है वो सभी जगह वो इम्पैक्ट किया है, इकोनॉमी को भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट किया है, लोगों के डिमांड्स को जो है वो बहुत ज्यादा एक समय पे इसेंशियल कमोडिटीज के लिए राइज कर दिया, लेकिन जो बाकी जो गुड्स थे उनके डिमांड्स में डिक्रीजमेंट भी हुआ है।
काफी चीजें उतार चढ़ाव रही, तो इस कारण से क्या हुआ कि इस कंपनी को जो 15% लॉस हो रहा था, गेन हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा था, वो कंपनी जो है वो माइनस पे चलने लगी। यानी अब उसका जो है वो प्रॉफिट नहीं हो रहा है, उसका जो एक्चुअल एसेट है वो भी उसमें जा रहा है। तो इस कारण से क्या होगा कि जिन लोगों ने भी मेरे कंपनी में इन्वेस्ट किया है, जिन लोगों ने भी मेरे कंपनी में स्टॉक्स परचेज किए हैं, उन सभी को ये जो लॉस है वो बियर करना पड़ेगा। ये जो लॉस है उन्हें झेलना पड़ेगा। तो इस कारण से जो स्टॉक होल्डर है वो अपना मैक्सिमम प्रॉफिट चाहे तो गेन कर सकता है या तो वो लॉस भी कर सकता है। तो इस कारण से जो है कभी भी इन्वेस्टमेंट किया जाता है कंपनी में तो बॉन्ड होल्डर को ज्यादातर प्रायोरिटी दिया जाता है एज कम्पेयर टू स्टॉक होल्डर, बिकॉज बॉन्ड होल्डर का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो लो होता है। स्टॉक होल्डर जो है वो अराउंड 20 to 30% मोर देन द बॉन्ड होल्डर कमा सकता है। तो ये जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल करेक्ट है। I hope you got this point. बॉन्ड होल्डर आर लेंडर्स टू अ कंपनी वेयर एज स्टॉक होल्डर आर इट्स ओनर। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि बॉन्ड होल्डर जो है वो उसमें थोड़ा सा क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन जो स्टॉक होल्डर है वो वहाँ के ऑनर ही समझे जाते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उस कंपनी से रिलेटेबल है। नेक्स्ट पढ़ते फॉर रीपेमेंट पर्पस बॉन्ड होल्डर आर प्रायोरिटाइज। फिर से वही बात घुमा फिरा के कही जा रही है जो अभी मैंने आपको बताया है कि कभी भी रीपेमेंट करना होगा तो बॉन्ड होल्डर को ज्यादा प्रायोरिटाइज करेंगे, किसका कंपैरिजन में, स्टॉक होल्डर में बाया कंपनी। तो ये सारे स्टेटमेंट्स आपके सही है स्टूडेंट्स, यानी कि बोथ स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन द स्टेटमेंट 1। Now let's see the question number 8. The question number 8 states that India accounts for a very large portion of all equity option contract traded in globally, thus exhibiting a great boom. यानी इंडिया जो है, अगर आपको क्वेश्चन इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा है तो आप हिंदी में भी रीड कर सकते हैं। हिंदी के भी क्वेश्चंस अगर कभी भी ऐसा हो सकता है कि कभी भी क्या बोलते हैं इसे, कोड मिक्सिंग बोलते हैं, है ना, लैंग्वेज मिक्सिंग। जब भी आप देखिएगा तो अगर हमें कोई चीज इंग्लिश में समझ नहीं आ रही है तो आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, उससे चीजें आपको जो है वो ज्यादातर क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ये कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है, इट इज अ लैंग्वेज एक्सेसिबल टू ऑल। इंडिया अकाउंट्स फॉर अ लार्ज वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ ऑल इक्विटी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेडेड इन द ट्रेडेड ग्लोबली, दस एक्सिबिटिंग अ ग्रेट बूम। तो ये आपका जो ऑप्शन है ये सही है, क्योंकि इंडिया जो है वो ज्यादा पोर्शन का एक्वायर करता है इक्विटी ऑप्शन में, क्योंकि इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट्स है ग्लोबली लेवल पे वो एक ग्रेट बूम में देखे जा रहे हैं। इंडिया स्टॉक मार्केट हैज ग्रोन रैपिडली इन द रिसेंट पास्ट, इवन ओवरटेकिंग द हांगकांग एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। ये थोड़ा ऑप्शन जो है वो ज्यादा ही मतलब क्या बोलते हैं, ओवर राइडिंग लग रहा है, क्योंकि इंडिया का स्टॉक मार्केट इतना ग्रो कर गया तुरंत रैपिडली, जो है यहाँ पर आपसे देख सकते हैं कि थोड़ा नेगेटिव सेंस दे रहा है। रैपिडली अचानक से इंडिया का स्टॉक्स जो मार्केट है वो इतना ग्रो कर गया है कि वो हम लोगों ने हांगकांग को पीछे छोड़ दिया। ये तो ऑप्शन मतलब मुझे गलत लग रहा है। चलिए समझते हैं। देर इज नो रेगुलेटरी बॉडी there is no regulatory body either to warn the small investor about the risk of option trading or to act। देखिए, यहाँ पर अगर आपको बोला जाता है ना कि गलत और सबसे गलत में चुनना हो तो आपको सबसे गलत को ही गलत ठहराना पड़ता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई रेगुलेटरी बॉडी ही नहीं है ना, कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है जो कि इसको हेल्प जो है वो अपने निगरानी में रखे या फिर वो उसके पैटर्न को समझ ना पाए। तो ये जो ऑप्शन है ये बिल्कुल ही गलत हो गया। अब ये दोनों में अगर हमें देखना है, अगर आप ऑप्शन देखिएगा तो अगर हम 3 को एलिमिनेट करते हैं तो ऑप्शन हमारा ए ही बच जाता है। यानी कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि इंडिया का स्टॉक मार्केट जो है वो हांगकांग को पीछे छोड़ चुका है ना। तो इस कारण से हम लोग इसके ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 दोनों सही है। द 8 का जो है आंसर वो आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। 9 में यहाँ चीजें थोड़ा ये हो गई है, मैं इसे इरेज कर देती हूँ। गॉट इट। चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि देखिए एक यहाँ पे जो वर्ड है ना स्टूडेंट, सर्कुलर इकोनॉमी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि इससे क्वेश्चन जो है वो प्रीलिम्स में तो पूछा ही गया, बट मेंस में भी इसी ईयर 2025 में ही पूछा गया है। तो ये सर्कुलर इकोनॉमी जो पोर्शन है ये आजकल बहुत ज्यादा ही चर्चा में है, आपको इसे ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। ये नॉर्मल सा स्टेटमेंट है कि अगर सर्कुलर इकोनॉमी रहेगा तो ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो कम हो जाएंगे। अब नेक्स्ट को पढ़ते हैं। सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द यूज ऑफ रॉ मटेरियल एज इनपुट। यानी कि सर्कुलर इकोनॉमी से क्या होगा कि जो रॉ मटेरियल लगता था
वो इनपुट की तरह वो थोड़ा कम होगा, है ना? तो ये बात सही है। जैसे कि अगर हमें एक पेपर बनाना है, तो उस पेपर को बनाने में कितने सारे पेड़ को काटना पड़ रहा है। लेकिन अगर हम इसी पेपर को रिसाइकल करके फिर से पेपर की तरह या फिर एक ऐसे चीज़ों की तरह यूज़ करें जो कि हमारे रीयूज़ में आ जाए, तो ये सर्कुलर इकोनॉमी का ही पार्ट होगा। यानी कि क्या होगा, इससे जो पेड़ जो कट रहे हैं, जो रॉ इनपुट मिल रहा है इस इंडस्ट्री को, पेपर मेकिंग इंडस्ट्री को, वो कम हो जाएगा। तो ये हो सकता है। इस ऑप्शन से अगर हम देखें तो स्टेटमेंट नंबर 2 इज़ करेक्ट। लेट्स सी द स्टेटमेंट नंबर 3, सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूस वेस्टेज इन द प्रोडक्शन। ये भी नॉर्मल सा स्टेटमेंट है, ये भी आपका करेक्ट है। देखिए नॉर्मल सा जो स्टेटमेंट रहता है, जो कि पॉजिटिव सेंस में दिखाए, जो कि आपको समझाए कि ये आगे जा करके सस्टेनेबल की ओर मूव होगा या फिर क्लीन एनर्जी की तरफ मूव होगा, इससे वेस्टेज कम होगा। तो ये सभी स्टेटमेंट जो है वो पॉजिटिव सेंस में लिए जाते हैं, यानी वो सभी स्टेटमेंट आपका स्टूडेंट्स सही होगा। यानी यहाँ पर अगर हम सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, बिकॉज बोथ स्टेटमेंट 2 एंड 3 एक्सप्लेन कर रहा है स्टेटमेंट 1 को। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 10, द कैपिटल रिसीव्ड क्रिएट अ लायबिलिटी और कॉज अ रिडक्शन इन द एसेट ऑफ गवर्नमेंट। यानी कैपिटल से बेच करके जो कमाई गई चीज है ना? जैसे अगर एग्जाम्पल के लिए एक लैंड मैंने खरीदा, ठीक है, ये मेरा क्या है, कैपिटल है, मेरी पूंजी है ना? अब मैंने क्या किया, इट क्रिएट्स अ लायबिलिटी और कॉज अ रिडक्शन इन द एसेट। यानी कि अगर मैं इसे बेच दूं, मैंने इस लैंड को खरीदा है था 10 साल पहले, अब मैंने इसे बेच दिया, तो मेरा ये जो कैपिटल था वो तो बिक गया, है ना? ये कैपिटल से जो कमाई हुई, ये कैपिटल से जो मुझे पैसे मिले, वो हुआ कैपिटल रिसिप्ट। और ये क्या क्रिएट करता है हमारे लिए, लाइबिलिटी। यानी हमारे लिए एक लायबिलिटी है, एक लायबल चीज है, जिससे क्या हुआ, हमारा एसेट जो है, हमारी जो पूंजी जो है वो घट गई। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हर एक स्टेटमेंट जो है वो अपने आप में इंटरकनेक्टेड है। अगर आप यहाँ पे देखना चाहें तो हर एक स्टेटमेंट जो है वो इंटरकनेक्टेडनेस को शो कर रही है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। बोरोइंग एंड डिस इन्वेस्टमेंट आर कैपिटल रिसिप्ट। यानी कि बोरोइंग करना और डिस इन्वेस्टमेंट करना यह कैपिटल रिसिप्ट में आता है। यानी अगर डिस इन्वेस्टमेंट का मतलब वही हो गया, जैसे मैंने एक बार इस लैंड में इन्वेस्ट किया, है ना? और मैंने अब इस लैंड में इन्वेस्ट किया, यहाँ पर कुछ मॉल वगैरह बनाया। अब इस यहाँ से इन्वेस्टमेंट जो किया, इससे मेरी कमाई हो रही है। लेकिन कुछ समय के बाद क्या हुआ, देखिए जैसे मेरे ही घर के पास क्या है कि एक बार बिग बाजार जो है वो मॉल था, ठीक है, बिग बाजार मॉल जो है वो बाद में बिक गया और वो कॉस्मो ने खरीद लिया है, रिलायंस का है। तो वो उन्होंने खरीद लिया, तो क्या हुआ, बिग बाजार का जो है वो डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया है उन्होंने। और उनसे जो बेच करके जो कमाई हुई, वो उनकी क्या बनी, कैपिटल रिसिप्ट। यानी कैपिटल को बेच दिया उन्होंने और उससे कमाया। अब वो डिस इन्वेस्टमेंट कर दिया, क्योंकि अब उन्होंने वहां पे पैसा देना बंद कर दिया बोरोइंग के थ्रू। तो ये आपका क्या हो गया, बिल्कुल सही। ठीक है। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3, इंटरेस्ट रिसीव ऑन लोन क्रिएट अ लायबिलिटी ऑन द गवर्नमेंट। ये कैसा हो गया भाई? अगर मैंने किसी को लोन दिया, मैंने अगर ए पर्सन को लोन दिया, ठीक है, अब मैंने इसे लोन दिया है और इसने मुझे इंटरेस्ट दिया, है ना? इंटरेस्ट मुझे दिया, यानी कि अगर गवर्नमेंट ने ए को लोन दिया, एग्जांपल के लिए गवर्नमेंट ने ए को लोन दिया और ए ने गवर्नमेंट को क्या दिया, इंटरेस्ट, तो क्या गवर्नमेंट के लिए लायबिलिटी हो गई? नहीं, गवर्नमेंट के लिए ये क्या है, प्रॉफिट। क्या है, प्रॉफिट, है ना? तो ये आपका ऑप्शन गलत हो गया। तो अगर आप ऑप्शन 3 को एलिमिनेट करिएगा तो आप रीच कर जाइएगा ऑप्शन नंबर ए में। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर जो बेसिक कंसेप्ट पे स्टूडेंट्स, वो मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड है। मॉडर्न इंडिया से मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर पूछे गए हैं और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और बहुत ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपको जानने ही चाहिए। वो क्वेश्चन आपको पता ही अगर आप यूपीएससी के एस्पिरेंट है तो। जैसे फर्स्ट ही क्वेश्चन आप देखिए कि राजा राम मोहन रॉय जी के बारे में है। ही पोजेस ग्रेट लव एंड रिस्पेक्ट फॉर द ट्रेडिशनल फिलोसफिकल सिस्टम ऑफ द ईस्ट। अगर आप यहाँ पर ऑप्शन रहता वेस्ट, तब तो ये गलत हो जाता। अगर यहाँ पर ऑप्शन रहता वेस्ट तो ये आपका गलत हो जाता, लेकिन अगर यहाँ पर ऑप्शन है ईस्ट, क्योंकि ट्रेडिशनल फिलोसफी जैसे कि रिवाइवल ऑफ द वेदास आपने सुना होगा, तो ये सभी चीजें जो है वो ईस्ट से वो बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे। फिलोसफिकल सिस्टम से, ट्रेडिशनल फिलोसफिकल सिस्टम था, ये ऑप्शन आपका सही है। ही डिजायर्ड हिज कंट्रीमेन टू एक्सेप्ट द रेशनल एंड साइंटिफिक अप्रोच एंड प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डिग्निटी। ये बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, पॉजिटिव स्टेटमेंट है,
जिसमें हम लोग क्या यहाँ पे बात करें कि उन्होंने जो है वो यही बताया लोगों को कि किस तरह से साइंटिफिक अप्रोच को हम लोग को देखना चाहिए, किस तरह से हम लोग को रैशनैलिटी पे देखना चाहिए, दोनों पर्सपेक्टिव देखना चाहिए, डिग्निटी को देखना चाहिए, सोशल में सोसाइटी में इक्वालिटी को देखना चाहिए बिटवीन ऑल मैन एंड वुमेन। तो ये भी आपका क्या हो गया, सही, दोनों ऑप्शन सही है, आपका सी इज योर करेक्ट आंसर। द क्वेश्चन नंबर 12, कंसिडर द फॉलोइंग सब्जेक्ट विद रिगार्ड टू नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम। नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हाल फिलहाल ही क्वेश्चन इसमें कई जगह में और पूछा गया, सीटीएस में, एनडीए में, यूपीएससी, ईपीएफओ में, ये सभी जगह में क्वेश्चन, ये एवरग्रीन क्या बोलते हैं, एवरग्रीन क्वेश्चन बोलते हैं, है ना। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एवरग्रीन क्वेश्चन है। चलिए हम लोग समझते हैं कि करके सभी इसके जितने भी ऑप्शन हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बताया गया है कि बॉयकॉट ऑफ लो लो कोट्स एंड फॉरेन क्लोथ, यानी कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में क्या किया गया था कि जितने भी लो कोट्स हैं और जितने भी फॉरेन क्लोथ है उसको हम लोग बॉयकॉट करेंगे। ये बिल्कुल सही था, क्योंकि यही तो सबसे ज्यादा था कि जितने भी चीजें उसे बॉयकॉट करना है, उसे नहीं फॉलो करना। ऑब्जर्वेंस ऑफ स्ट्रिक्ट वायलेंस, यानी नॉन वायलेंस को जो है वो हमें परफॉर्म करना है। गांधी जी का मैक्सिमम जो एनालिसिस है वो नॉन वायलेंस पे था, क्योंकि क्योंकि वो चाहते थे कि पीसफुल रेजिलियंस जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नॉन वायलेंस का कंपैरिजन में। रिटेंशन ऑफ टाइटल, देखिए, यानी टाइटल्स और ऑनर्स को तो रखना, लेकिन उसे पब्लिक यूज में नहीं लाना। तो ये भी आपका क्या है, सही है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंचायत फॉर ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि पंचायत का स्टेब्लिशमेंट करवाने के लिए, ताकि जितने भी डिस्प्यूट है वो कोर्ट्स में ना जा करके पंचायत ही उसे सभी चीजों को सॉल्व कर दे। तो ये चारों स्टेटमेंट आपका सही होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 इज टॉक अबाउट द अरघटा। अरघटा जो है ये भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पर टर्म है, वो देखा जा गया है। ये बताना है आपको कि किससे रिलेटेड है। इसमें आपको फर्स्ट ऑप्शन है अ वाटर बैग मेड ऑफ लेदर पुल्ड ओवर अ पुले, लार्ज व्हील एंड अर्थन पोट टाई टू, मतलब एक ऐसा वाला आपने देखा होगा ना, पहले समय में होता था, यहाँ पे बाल्टी है, यहाँ पे बाल्टी है, यहाँ पे बाल्टी है, कुएं में, मतलब कुएं के चारों ओर बाल्टी है, यहाँ पर एक काव को या फिर एक बुल को बांध दिया और वो ऐसे ऐसे रोटेट करता है और ये पानी अंदर से भर के आता है। तो यही आपका क्या होगा, लार्ज एर्थन पोट ड्राइवन बाय बुलोक, ये गलत है। लार्ज वाटर बकेट पुल्ड बाय डायरेक्टली बाय हैंड, डायरेक्टली वर्ड भी आपका क्या है, नेगेटिव है, ठीक, तो गलत। क्वेश्चन नंबर 14, among the which among the following ruler in recent India has assumed the title of भट्ट विलासा विच द, यहाँ पे टाइटल आपको देखना है, भट्ट विलासा विच चरिता गुण भरा, है ना। ये सभी चीज जो टाइटल है वो किनसे रिलेटेड है। तो एक चीज याद रखिएगा कि सब कभी भी अगर आपको 5-6 किंग का नाम दिया जाए क्रोनोलॉजिकल बेसिस पे और आपको चूज करना है, तो जो फेमस किंग्स है, जैसे कि अगर अशोका का नाम होगा तो कभी भी अशोका से रिलेटेड आएगा क्वेश्चन, तो अब वो अशोका ही करेक्ट आंसर होगा। अगर चंद्रगुप्त मौर्य आएगा तो मौर्य ही ज्यादातर आंसर दिखा गया। उसी तरह जब महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन, सिंह विष्णु ये सब का नाम आएगा तो इसमें ऑप्शन नंबर जो है महेंद्र वर्मन वही सही होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर राजेंद्र चोला, चोला एम्पायर से आएगा तो इसमें जो है चोला, जो डायनेस्टी के राजेंद्र चोला है उनका जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ये सब थोड़ा सा क्या होता है, एनालिसिस करके आप समझ पाते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, कि किस तरह से यूपीएससी जो है उसका माइंडसेट चल रहा है और किस तरह से आप उन सभी चीजों को समझ करके एक लॉजिकल और रेशनल गेस लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आप यहाँ पे देखिए, फाहिन द चाइनीज पिलग्रिमेज ट्रेवल टू इंडिया ड्यूरिंग द राइन ऑफ, यानी फाहिन जो चाइनीज पिलग्रिमेज है उन्होंने कब ट्रेवल किया था इंडिया को। तो ये ट्रेवल किया था सब चंद्रगुप्त टू के समय में, यानी कि ये गुप्त डायनेस्टी से रिलेटेड है। आप इसे मौर्य डायनेस्टी का मत समझिएगा, ठीक है, गुप्ता डायनेस्टी से रिलेटेड है। चलिए हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 16, देखिए अभी मैंने आपको बोला था कि विच ऑफ द फॉलोइंग लीड अ सक्सेसफुल मिलिट्री कैंपेन अगेंस्ट द किंगडम ऑफ श्री विजय और दुर्ग विजय द पावरफुल मैरीटाइम स्ट्रीम मलई पेनिनसुला जावा नेबरिंग कंट्री, मतलब कौन ऐसे किंग है जिन्होंने यहाँ तक अपने पावर को फैलाया था। तो मैंने अभी आपको बताया कि चोला जो एम्पायर है उससे ज्यादा क्वेश्चन आएगा, तो वही सही है, राजेंद्र चोला। हाँ, हालांकि आपको ये सभी ऑप्शंस को पढ़ लेना चाहिए कि एक बार, ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सके कि यही ऑप्शन से उठ करके नेक्स्ट टाइम पे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पर आपको दिया गया है टेरिटोरियल रीजन और रिवर मैच करना है, ठीक है।
रिवर ऑन दिस रीजन, यानी कि इन सभी जगह में आपको मैच करके बताना है कि कौन सा रिवर किस रीजन से बिलोंग करता है। ठीक है। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि अस्माका। अस्माका जो है वो आपको कहाँ बताया गया है? गोदावरी में। गोदावरी में ये आपका गलत है, क्योंकि अस्माका जो है वो किस जगह में ज्यादा पाया जाता है? एमपी। और गोदावरी वाले रीजन जो है वो उसके थोड़ा सदर्न पार्ट में आता है, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो गया। फिर है नेक्स्ट कंबोजा। कंबोजा जो है वो आपको पता है कि ये नॉर्थ वेस्ट जगह, नॉर्थ वेस्ट के एरिया में पाया जाता है ना? नॉर्थ वेस्ट वाले एरिया में कंबोजा पाया जाएगा। तो यहाँ पर जो है विपास, विपास को ही हम लोग पहले बियास कहते थे, है ना? फिर नेक्स्ट है अवंती। अवंती जो है वो आपको कहाँ मिलेंगे? यूपी में। यूपी में अवंती है। फिर कोसाला जो है वो तो सभी को पता है कि बिहार, है ना? बिहार में आपको कोसाला। और बिहार में सरयू रिवर बहुत फेमस है, आपको पता है। अवंती जो है वो यूपी में है, महानदी। ये यहाँ पर थोड़ा सा लग रहा है मुझे ये दोनों क्वेश्चन में विपास जो होगा वो सही होगा, यानी इसमें ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18। फर्स्ट गंधर्व महाविद्यालय, a music training school, was set up in 1901 where Vishnu Digambar Paluskar is located in लाहौर। इसका यही ऑप्शन अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो फिर आप इसे छोड़ सकते हैं। अशोकन इंस्क्रिप्शन सजेस्ट द प्रदेशी का राजू का, ये देखिए बहुत फेमस क्वेश्चन है, क्योंकि कभी भी जब हम लोग मौर्य एम्पायर पढ़ते हैं तो उनके एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को पढ़ते ही है, और वहां पर जितने भी इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स है जो भी उस समय वर्क किया करते थे उन सभी के बारे में समझते हैं। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट राजू का आयुक्त, ये तो आपका बेसिक क्वेश्चन है। इसका जो आंसर होगा वो होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन। द नेक्स्ट क्वेश्चन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, देखिए एक बार फिर से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से हमें रूबरू हो गया, क्योंकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से फिर से क्वेश्चन आया है। द कांग्रेस डिक्लेयर द अटेनमेंट ऑफ स्वराज बाय ऑल लेजिटिमेट इन पीसफुल मीन विद टू इट्स ऑब्जेक्टिव, यानी कि ये पॉजिटिव सेंस में है, क्योंकि यहाँ पे पीसफुल और लेजिटिमेट मीन्स के बारे में बताया गया। अगर यहाँ पे होता वायलेंट या फिर इलेजिटिमेट तो फिर ये ऑप्शन गलत हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट इसका पॉइंट समझेंगे। इट वाज टू बी इम्प्लीमेंटेड इन स्टेजेस विद सिविल disobedience and non-payment of taxes for the next state only if Swaraj did not come with a year and the government resorted to the repression। तो ये भी आपका सही है, यानी दोनों ऑप्शन आपका सही। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। आगे अगर आपको इसके पार्ट्स को देखना है तो डू मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। इफ यू फाउंड हेल्पफुल फॉर दिस कंटेंट देन प्लीज लाइक सब्सक्राइब फॉर मोर सच कंटेंट। थैंक यू।